अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मुजफ्फर्स ऑनलाइन अकेडमी। आज चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, सो स्केलर क्वांटिटीज पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज भी फिजिकल क्वांटिटीज ही कहलाती है ना। सो फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज इज डिवाइडेड इनटू टू मेन क्वांटिटीज या एन अदर क्वांटिटीज विच इज नोन एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सो हम ये कह सकते हैं कि एनी फिजिकल quantity which has no direction but only has magnitude and unit। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। आइए इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्ज करें कि आपसे पूछा जाता है, आप जिस रूम में ये लेक्चर सुन रहे हैं, उस रूम का जो रूम टेम्परेचर है वो क्या है। तो आप बताते हैं कि उस रूम का जो टेम्परेचर है वो T इज इक्वल टू 26 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आप अभी ये नहीं बता सकते कि क्या ये 26 डिग्री सेल्सियस टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स साउथ है, टुवर्ड्स वेस्ट है और ईस्ट है। इसका मतलब ये कि आपने इस वक्त हमें सिर्फ दो चीजें बताई हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहला मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, ये 26 है, और यूनिट हमारे पास क्या है, ये सेंटीग्रेड है, जो कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। फर्ज करें कि जिस रूम में आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, उस रूम का जो वॉल्यूम है वो क्या है, आप कह लेते हैं सर 80 मीटर क्यूब है। तो क्या आप 80 मीटर क्यूब कह सकते हैं कि टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स ईस्ट है, टुवर्ड्स वेस्ट और साउथ है? इसका मतलब ये कि आप इस वॉल्यूम में भी हमें डायरेक्शन नहीं बता सकते वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम की डायरेक्शन क्या है, एक सिम्त क्या है। इसी तरह से हम ले लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। मैं आपसे पूछूं कि आप जिस मोबाइल पर ये लेक्चर सुन रहे हैं, उस मोबाइल का मैस कितना है। तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर फर्ज करें कि इसका जो मैस है वो 500 ग्राम है। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि सर 500 ग्राम टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, या टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स राइट हैंड या टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड। इसमें आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताई है। इसके अंदर आपने दो चीजें बताई हैं, ये ग्राम मैस का यूनिट होता है और ये 500 इसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता हो, इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटीज का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर, और वो एग्जाम्पल हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। वो एग्जाम्पल है आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस भी आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? फर्ज कर लें कि मैं कहता हूं कि एक कार थी जो कि 50 मीटर चली। कितनी? 50 मीटर। लेकिन आपको नहीं पता, यू डोंट नो कि द कार इज ट्रेवलिंग इन विच डायरेक्शन। इज इट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इज इट मूविंग टुवर्ड्स राइट, is it moving towards left or is it moving anywhere? मतलब कि कहीं भी मूव कर रही है, हमें इस टाइम डायरेक्शन का नहीं मालूम। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन को स्पेसिफाइड ना किया जाता हो, उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो आइए अब हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जिसका नाम वेक्टर क्वांटिटीज है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटीज है वो क्वांटिटी है
वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, जिसके पास तीनों चीज होती हैं, विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट्स, ठीक है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट्स रखती हो, उस तरह की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। माजरत के साथ मैं आपको एक पॉइंट मजे वाला और बताता चलूँ कि इसकी एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी की जो करंट होता है ना, वो भी हमारे पास स्केलर होता है, और ये आप अच्छी तरह याद रखिएगा, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। आइए अब वेक्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें इसके अंदर फोर्स किस तरह से, फर्ज करें आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है और हम ये कहते हैं कि आप फोर्स इस पर कैसे लगाओगे, मतलब किस डायरेक्शन में लगाओगे, एब्सोल्युटली ऐसे। तो देखें आप कि इस फोर्स में एक डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई कर दी गई है। अब हम ये कहते हैं कि भाई एक कार थी जिसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो 50 मीटर की है, लेकिन जो 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है टूवर्ड्स नॉर्थ। So now this time this displacement is known as vector quantity, because in this way, in this condition, we have a specified direction of a car या traveling of a car, ठीक है। हम ले लेते हैं वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है। तो जो आपके पास वेट होता है डियर स्टूडेंट्स, वो भी कहाँ होता है? ऑलवेज टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ या टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ऐसी क्वांटिटी, मोमेंटम आप ले लें, फोर्थ एग्जांपल मोमेंटम। हम आगे जाके सारी एक्सीलरेशन, ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ये हम आगे जाके मजीद डिस्कस करने वाले हैं। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट हो, डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, बाकी इसका जो डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है वो हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर करेंगे। आइए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस। आइए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन object between two points। जो टोटल लेंथ कवर करें एक ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। लेट्स अज्यूम दिस इज द पॉइंट नंबर ए, दिस इज द पॉइंट नंबर बी। एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करे और बी तक पहुंचे। ये जो पॉइंट हैं ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस वी हैव। पॉइंट नंबर 2 इसका है हमारे पास कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, दो चीजें होती हैं। इसका जो यूनिट है आपके पास, एसआई यूनिट हम कह सकते हैं। एसआई यूनिट वो क्या है? मीटर है एसआई यूनिट। अगर हम सीजीएस में बात करते हैं तो सीजीएस में इसका जो यूनिट होगा डियर स्टूडेंट्स वो सेंटीमीटर होगा। अगर हम एफपीएस में बात करते हैं तो एफपीएस में जो इसका यूनिट होगा वो फुट होगा।
क्लियर है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका हमारे पास ये है कि इसका जो सिंबल है डिस्टेंस का वो हमारे पास है स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो डिस्टेंस होता है डी हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। अब इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि आपका एक पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट आपका ये है। एक पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट चलता है और 10 किलोमीटर कंप्लीट करता है। देन अगेन इसी पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट ए तक पहुंचता है। और अब आपसे पूछा जाता है कि बताएं इस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो आपका आंसर होगा सर 20 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और हम इसको इजीली ऐड और माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो 20 किलोमीटर होगा। हम इसको माइनस या चेंज नहीं लेंगे। अब इसी से रिलेट एक पॉइंट और है जो कि हम यहाँ पे लिखना लाजमी है कि आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। मतलब दिस इज नोन एज इनिशियल एंड दिस इज नोन एज फाइनल पोजीशन। तो आपका जो डिस्टेंस होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि रेदर इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ और पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? लेंथ पर। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो टोटल लेंथ कितनी कवर कर रहा है, दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। या वो ऑब्जेक्ट जो पाथ कवर कर रहा है उस पाथ की लेंथ कितनी है। तो ये दोनों बातें कुछ एक ही हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास जो डिस्टेंस होता है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्टेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डेफिनेशंस वैसे तो सेम है, तो आइए अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके डिस्कस करते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट पता है क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपके पास पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन। अच्छा देखिए, यहाँ के लिखा हुआ है मतलब टोटल लेंथ कवर्ड या पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ आपने ये लिखना लाजिम है कि पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 शॉर्टेस्ट पॉइंट, ये जरूर आना चाहिए शॉर्टेस्ट। सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है इस बात का? आइए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लें कि आपके पास एक पॉइंट ये है और अब एक पॉइंट आपके पास ये है जिसको आपने बी का नाम दे दिया। सर अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करता है तो क्या ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? तो हम ये कहेंगे कि ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम इसी पाथ को डिवाइड कर दें, बहुत सा एक पॉइंट ये आ गया, नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, ये बी पॉइंट हम सपोज कर लें, ये सी, ये डी और ई। तो सर अब ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये जो लेंथ होगी, ये डिस्टेंस होगी या डिस्प्लेसमेंट होगी? अगर आप अब देखें इसका आंसर आप किस तरह से दे सकते हैं कि इफ यू आर मेजरिंग the length between two shortest points, so this is known as displacement. If you are measuring the length between two longest points, so this is known as the distance. Clear है?
शॉर्टेस्ट पॉइंट में हमें डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन में आसानी होती है, लॉन्गेस्ट पॉइंट्स में डायरेक्शन स्पेसिफिकेशन की आसानी नहीं होती है, ना वो हम कर सकते हैं। सो इसीलिए द path traveled by an object between two shortest point is known as displacement and the two longest point is known as distance. Dear students, it is a vector quantity. हम यहाँ लिख लेते हैं कि आपके पास ये क्या है, it is a vector, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, मीटर ही होता है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इसका हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि इट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। हाउ, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पास दो तरह की वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है। पहले उसका हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन दो पिक्चर्स को समझते हैं। देखिए, हमारे पास जो उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, होता है डेल आर इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। मतलब ये कि आपने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, मेजर करना है, सो यू आर सपोज टू अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। ओके, फर्ज करें आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर था तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पहुँचता है तो उसने 10 मीटर कवर किए, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल पोजीशन ये है और इनिशियल पोजीशन ये है। अब हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। फर्ज कर लें कि आपके पास जो फाइनल है वो कितनी है, 10 है, और जो इनिशियल है वो कितनी है डियर स्टूडेंट्स, फर्ज कर लेते हैं वो आपके पास 0 है वहाँ पर। तो 10 में से 0 जाएंगे तो अगेन 10 मीटर इसका आंसर आएगा। इसका मतलब ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट था उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, 10 मीटर कवर की, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट ने ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, 10 मीटर कवर किए, फिर 10 से C तक चला, B से C तक चला, फिर 100 मीटर उसने कवर किए। हम यहाँ पर भी उसकी डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। चाहें तो दो ये पॉइंट्स ले लें, इनिशियल ये हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा, या फिर आप दो पॉइंट्स ही ले लें, इनिशियल ये और फाइनल ये हो जाएगा। क्या हो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पॉइंट C से मूव करता हुआ अगेन यहाँ तक पहुंच जाए, क्लियर है। तो अब आपके पास ये दो पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा। इस कंडीशन में फर्ज कर लेते हैं कि इसने कितना कवर किया, 150 कवर कर लिए, ठीक है। सो डेल आर इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके पास जो आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव है। सर क्यों? क्योंकि हमारी बड़ी फाइनल जो वैल्यू है वो बड़ी है और जो इनिशियल वैल्यू है वो छोटी है। तो इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया पॉइंट सी से इस मिड पॉइंट तक, 50 मीटर कवर किया। माइनस में आंसर कब आता है? माइनस में आंसर जब आता है जब आपकी फाइनल वैल्यू छोटी हो और इनिशियल बड़ी हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। अच्छा जी, अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, हम यहाँ लिख लेते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कैसे? आइए देख लेते हैं। आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट था इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला था, तो हमने कहा कि इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर कितनी की, 10 मीटर। अब अगर यही ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट ए तक अगेन चल जाए, बी से ए तक अगेन चले आए, तो 10 मीटर ऐसे गया, 10 मीटर ऐसे आया। इसका मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन आपकी सेम होगी। कैसे? डेल आर क्या हो जाएगा सर? फाइनल 10, इनिशियल 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 हो गई।
कहने का मकसद ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होती है। सर्कुलर पाथ की एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज कर लें कि सर्कुलर पाथ है जिसका जो सरकमफेरेंस है वो 20 मीटर का है। क्लियर है? टोटल इसका जो सरकमफेरेंस है वो 20 मीटर का है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, अगेन ये इसका जो फाइनल पोजीशन है वो भी सेम हो जाती है। सो हम ये ले लेते हैं कि इसका जो इनिशियल पॉइंट था वो कितना था सर 20, फाइनल पॉइंट भी कितना हुआ 20, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई डियर स्टूडेंट्स? 0 हो गई। अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करे और यहाँ पर स्टॉप कर दे तो एब्सोल्युटली 20 माइनस ये आपके पास इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो आप इस कंडीशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो एक अलग वैल्यू में आएगी, 0 नहीं आती है। तो ऑब्जेक्ट का अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होती है, लेकिन उसका डिस्टेंस 0 नहीं होता। सर 0 क्यों होती है? क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का होता है। एक क्वेश्चन आपके पास आता है, वो क्वेश्चन अक्सर ये आता है एमसीक्यूज में, व्हेन distance and when magnitude of distance and displacement should be same, मतलब ये कब सेम होने चाहिए या कब सेम हो सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास बड़ा सिंपल है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ये इसका आंसर है। जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? स्ट्रेट पाथ ही क्यों है, सर्कुलर पाथ क्यों नहीं है? सो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपने खुद देना है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी स्पीड वेलोसिटी।